वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 16 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के, और ये है टेस्ट नंबर 17 2021 के लिए। टेस्ट सीरीज़ चल रही है प्रीलिम्स की यूपी पीसीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। और जब ये टेस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 नवंबर 2020 है आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पंजाब से रिलेटेड है, हिस्ट्री का प्रश्न है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। बताइए, A, B, C, D में से कुछ भी गलत सही हो सकता है। अपने को सही ढूंढना, यानी 3 गलत हैं यहाँ पक्का, और केवल एक ही करेक्ट होगा। वो कौन सा होगा? देखिए, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये भी गलत है। सिख धर्म को छोड़ दिया था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे, ये भी गलत है। रूस गए थे वो। तो उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये वाला सही है पहला स्टेटमेंट। 23 अक्टूबर 1893 को महाराजा दलीप सिंह, जो पंजाब के पूर्व महाराजा थे, का निधन पेरिस में हुआ था। तो देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन जो है 22 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ था। ये डेट याद है आपको? इस डेट को कोई गया था कहीं? महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 को, ठीक है, मतलब सन। और शेष बाकी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, क्योंकि दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? H. M. इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। उपरोक्त सभी सदस्य थे, कोई एक इसमें नहीं था। कौन सा नहीं था वो? पहला ऑप्शन, सर जॉन लॉरेंस थे, हेनरी लॉरेंस थे, लेकिन H. M. इलियट नहीं थे। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में, कब? 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिनमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। टोटल 3 थे उस परिषद में। इलियट इस परिषद से संबंधित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया था या षड्यंत्र रचा था। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। तो यहाँ इब्राहिम लोदी कहाँ से आ गया? जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, वो मराठा और अफ़गानों के बीच हुआ था। इसमें हार गए थे मराठा और जीत गए थे अफ़गान, यानी अहमद शाह अब्दाली जीता था। लेकिन दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी नहीं था, गलत है स्टेटमेंट। तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, मारा नहीं गया था। 1799 में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तीसरे में नहीं हुई थी। यहाँ केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर जिम्मेदार है, क्योंकि अंग्रेजों से हाथ मिलाया था उसने। तो फर्स्ट सेकंड गलत है, केवल थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो 14 जनवरी 1761 का पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली, जो एक अफ़गान था, उसने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को परास्त कर दिया। तो तीसरा पानीपत का युद्ध मराठा और अफ़गानों के बीच, जीता कौन? अफ़गान जीते, मराठा हार गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है,
प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, कौन था वो? निम्नलिखित में से कौन सा वो ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? बताइए। सर आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी। तो 1881 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। बहुत पूछते हैं कि हैदर अली कौन से युद्ध में पराजित हुआ, तो उसका नाम याद रखिए, पोर्टो नोवो के युद्ध में। कब हुआ? 1 जुलाई 1881 को। किसने हराया? अंग्रेज जनरल आयरकूट ने। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर हराया था? पोल्लीलूर। कहाँ हराया था? पोल्लीलूर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निज़ाम के साथ एक समझौता किया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। हेक्टर मुनरो कौन हुआ यहाँ पर? अंग्रेजी तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल, इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया था? वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 में बसीन की संधि के मध्य हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और बाजीराव दुत्ते के बीच। अंग्रेज और बाजीराव दुत्ते के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि बाजीराव दुत्ते ने की थी। ठीक है, सीधे सीधे याद रखिए। कुशासन का आरोप लगाकर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में मिला लिया? किसने मिलाया था? वेलेस्ली हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हार्डिंग? हार्डिंग नहीं है, हेस्टिंग नहीं है, वेलेस्ली नहीं है, यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी, ऐसा वो सोचता था। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से लेकर 1827। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सर टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, उसका जन्मदाता है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। याद रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कहाँ लागू की गई है? दक्षिण भारत में। क्या थी? भू राजस्व वसूली हेतु एक प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तृतीय आंग्ल मैसूर वार से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1790 से लेकर 92 तक। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं
सेना की बागडोर संभाली और इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम की संधि कर ली, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ता था। कौन था अंग्रेजों का साथी? निजाम और मराठा। हाँ सॉरी, ये टीपू के साथी निजाम और मराठा को देना पड़ता था, आधा देना पड़ता था अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सर एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे। क्या था? जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया कब? 1789। 1789 ऑप्शन नंबर बी। तो 1789 की घोषणा द्वारा जो है बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। ऐसे सन के साथ भी प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? रेजिमेंट नहीं है, यह है रेजिडेंट। कौन था अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम। कौन था? जेम्स आउट्रम। तो 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की जो अवस्था है बहुत शोचनीय है। सोचनीय है मतलब चिंता का विषय है, ठीक है। आउटकम की रिपोर्ट को ही, ये आउट्रम है, आउट्रम की रिपोर्ट को ही 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 1857 यानी अगले वर्ष लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पंद्रहवा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों ने सिंध पर विजय प्राप्त कब की? मतलब किसके समय में की? लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों ने, बताइए, अंग्रेजों ने सिंध पर विजय प्राप्त की किसके समय में? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलनबरो के समय। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हिस्ट्री के, 15 प्रश्न। अच्छे से इनका रिवीजन कर लिएगा। तो इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप कंटिन्यूसली नंबर वाइज 1 2 3 4 इन सब का रिवीजन एक साथ कर सकते हो।